हेलो। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? होप करता हूँ कि सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और सेम हमारे साथ भी है, हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। और जो हमारा ये क्लास 10th साइंस का हम लोग सिलेबस कर रहे थे फास्ट फास्ट, और साथ में कोई भी चीज़ हम छोड़ते नहीं रहे, इसमें सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। तो उसी की अगली कड़ी जो है वो हमारा है, फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा था लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस से जो पहला आपने न्यूट्रिशन जो लाइफ प्रोसेस है वो तो पूरा कर लिया था। देन हम अब आ गए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये तीन टॉपिक हैं जो हम इसमें कवर करेंगे। तीनों टॉपिक बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और ये एक चीज जो बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि सारे लाइफ प्रोसेसेस आप ही की लाइफ का पार्ट है, आपको वैसे भी इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन, अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, प्लस उस सांस के थ्रू जो आपने ऑक्सीजन ली है उसका यूज करना बर्निंग ऑफ फूड में और उससे एनर्जी पैदा करना। तो पूरा जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है। बट जो फिजिकल प्रोसेस है, सांस लेना सांस छोड़ना, वो है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क है, ये अपने याद रखना है। ब्रीदिंग एक से फिजिकल प्रोसेस है, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, उसके अंदर लंबी केमिस्ट्री छुपी हुई है। ठीक है, तो चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर रेस्पिरेशन की मैं बात करूं, है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन है। तो वो आंसर क्या है? वो है लंग्स। पेयर ऑफ लंग्स हमारे पास है जिसके थ्रू हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद ये जो लंग्स है वो क्या होता है, ऊपर कहां से अटैच्ड है? हमारी नोस्ट्रिल से। तो नोस्ट्रिल से जो हम गैस लेते हैं या छोड़ते हैं वो किससे कनेक्टेड है? लंग्स के साथ। तो ये मेन स्ट्रक्चर अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? नोस्ट्रिल्स, नाक की दो नलियां जिनसे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो उसकी लाइनिंग है उसके अंदर हेयर होते हैं, साथ में म्यूकस होता है। उन दोनों का पर्पस आपको पता होना चाहिए। म्यूकस का क्या पर्पस है और हेयर का क्या पर्पस है? जितनी भी डस्ट बाहर से आ रही है उनको क्या कर लेते हैं? वो ट्रैप कर लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते, ताकि लंग्स जो है उनमें कोई खराबी ना आ जाए। देन फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो नेसल पैसेज के बाद आता है, उस पैसेज को हम क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। उसके बाद आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है? जो फेरिंक्स के बाद वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग फेरिंक्स। इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फेरिंक्स का दूसरा नाम क्या है? वॉइस बॉक्स, याद रखना आपने। देन आता है ट्रैकिया। फेरिंक्स, लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर क्या होता है? रिंग्स होती है कार्टिलेज की, उन कार्टिलेज का बना हुआ ट्रैकिया। ठीक है, और ये जो हमारी कार्टिलेजिस रिंग्स है ये क्या बचाती है? हमें बचाती है कि ट्रैकिया जो है वो क्लैप्स ना हो जाए, क्योंकि हार्ड होती है वो। अगर हवा ना हुई ट्रैकिया के अंदर तो वो क्लैप्स हो सकता है, इसलिए अंदर क्या लगे हैं? कार्टिलेज की रिंग्स लगी हुई है। ठीक है, देन है ब्रोंकाई। उसके बाद आता है ब्रोंकाई, मैं डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगा। जो पेयर ऑफ ब्रोंकाई है, सिंगल होते ब्रोंकस बोल देते हैं, तो जो पेयर ऑफ ब्रोंकाई है वो ट्रैकिया के बाद आता है। ठीक है, और दो ब्रोंकाई होते हैं, एक इस लंग में चली जाती है, एक उस लंग के अंदर चली जाएगी। ठीक है, देन है उसके आगे चले, जो ब्रोंकाई के आगे जो ब्रांचेस है उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। किसकी ब्रांचेस है? ब्रोंकाई की। ठीक है, उसके आगे फिर और सब ब्रांचेस आ जाती है जो लंग्स के अंदर फैली होती हैं। इन ब्रोंक्यूल्स का जो एंड पॉइंट है वहां पर गैस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन गैस लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्वेओली। अल्वेओली जो है गैस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब उनमें हवा जाती है तो बैलून की तरह वो फूल जाते हैं और उनका सरफेस पतला हो जाता है। अगर सरफेस थिन हो जाएगा तो उधर जो ब्लड है वो इस एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। एयर यहाँ से जो आपकी ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस पतले सरफेस में से आर पार हो जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस तरफ आ जाएगी, ऑक्सीजन है तो उधर चली जाएगी। इसलिए जो अल्वेओली है बहुत पतले होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हवा एक्सचेंज होती है, एयर एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो ये है मेन हमारे पार्ट्स जो किसके अंदर है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, अगर हम आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैं डायग्राम की बात करी, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो मैंने आपको बताया था मेन, कि आपके पास एक नेसल कैविटी है जिसमें से क्या होता है? हवा पास होती है, एंटर करती है हमारी बॉडी के अंदर, नेसल कैविटी। ठीक है, उसके बाद आगे बताया था मैंने आपको फेरिंग्स। फेरिंग्स ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स ये है जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं हम लोग। वहां से हवा एंटर करती है, एयर एंटर करती है ट्रैकिया के अंदर। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं कार्टिलेज के बने हुए हैं। उसके बाद जो ये दो डिवीजन में चली गई है वो है ब्रोंकाई। एक लेफ्ट ब्रोंकाई है और एक राइट ब्रोंकाई, दो हो गए आपके। ये अंदर ब्रांचेस इनकी फैल जाती है और इनके जो एंड पॉइंट्स हैं,
हर ब्रांच का जो एंड पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्वियोली, अल्वियोली, ठीक है। अल्वियोली अपने याद रखना, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जैसे इसने ये बता रखा है यहाँ पर, ये है आपकी अल्वियोली। तो यही है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है ये काम कैसे करता है ना, अगर हम इसकी बात करें कि काम कैसे करता है तो सिंपल है, जो भी आप इनहेल करोगे गैस वो कहां पहुंच जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से वो ब्रांचेस में चली जाएगी और हर ब्रांच के एंड तक जाएगी। हर ब्रांच का जो एंड है उसको बोलते हैं अल्वियोली। अल्वियोली पे जब ये जाएगी तो वहां पर गैसें जो एक्सचेंज हो जाएंगी उस सरफेस से ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर आपको पता है, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से सिंपल फूड पड़ा होता है ब्लड के अंदर, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ये सब वहां पर है पहले से। यहाँ से ऑक्सीजन पहुंच गई है तो उस फूड की कंबस्शन हो जाएगी, जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। यही तो टारगेट है हमारे रेस्पिरेशन का। वो एनर्जी फिर क्या है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस है हमारा सारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ये मैंने आपको भी बता दिया पूरा मैकेनिज्म, इसको और हमें करने की जरूरत नहीं है। तो इतना था हमारा रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर अपने ये याद रखना है कि हर एनिमल या हर प्लांट, जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं, उनके अपने अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। जैसे ह्यूमन में तो हमने लंग्स की बात कर ली, फिश में गिल्स होते हैं, ठीक है, फिर स्पाइरेकल्स होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने याद रखनी है कि सेम नहीं होता, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी सबके सेम नहीं होते। हम ह्यूमन हैं, हमारे काफी कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग, तो हम लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है। दूसरा, एक्वेटिक एनिमल्स और जो टेरेस्ट्रियल है, जो धरती पर रहने वाले एनिमल है और जो पानी के अंदर, उनके अंदर ब्रीदिंग रेट का भी डिफरेंस है। ब्रीदिंग रेट किसका ज्यादा होता है, जो एक्वेटिक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो पानी के अंदर होती है उसकी मात्रा कम होती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है एक्वेटिक एनिमल्स को। तो हम लोग जो है स्लो सांस लेते हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे। अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, तो नाम से पता चल रहा है कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन मांगती हैं, जिसमें से एक एग्जांपल था गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। देन हॉर्मोन्स, सिंपल फूड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ट्रांसपोर्टेशन इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इन चीजों को कैरी करे एक जगह से दूसरी जगह। तो एनिमल्स के अंदर ये सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो क्या है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक सिस्टम है जिससे बहुत सारे केमिकल्स, प्रोडक्ट्स या एलिमेंट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे फूड्स, ऑक्सीजन, दो एग्जांपल यहाँ पर दिए, मैंने आपको और भी दिए हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो हमारे पास हार्ट है ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम का। हार्ट की बात चल रही थी, तो हार्ट जो हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है और वो जो पंप करता है ब्लड को, कहां से कहां करता है, वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है जो फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है या पंप करता है। उसके बाद पंप किसके थ्रू होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी पाइप्स हैं जिनको हम आर्टरीज या वेन्स बोलते हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ ब्लड को फ्लो उसको मेंटेन करती है। इसका ऑपोजिट है, बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ जिन पाइप्स में से ब्लड या जिन ब्लड वेसल में से ब्लड फ्लो करता है उनको बोलते हैं वेन्स। तो आर्टरी और वेन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। आर्टरीज और वेन को पतली पतली जो है ब्लड कैपिलरीज आपस में जोड़ के कनेक्टर्स का काम करती है, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये सारी चीजें हैं हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। देन अगर हम आगे चले तो हार्ट का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कार्डियक मसल्स का बना होता है, ठीक है। ये अपने अच्छे से याद रखना है। पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसे आपने अभी हार्ट का डायग्राम देखा था, तो उसके अंदर कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स है, 2 आर्टरियम 2 वेंट्रिकल्स, ये अपने याद रखने हैं। तो 2 ऑरिकल्स या आर्टरियम बोलते हैं या फिर 2 वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट राइट ऐसे करके 4 डिवीजन कर दो इनकी। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हार्ट के चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स हैं, ये अपने याद रखना है। जब हार्ट की मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। हार्ट की मसल जब कंप्रेस होंगी
और जब वो रिलैक्स होंगी तो उसको बोलेंगे सिस्टोल। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है अपनी, सिस्टोल और जब वो रिलैक्स होंगी तो डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल, तो हमारा हार्ट दबता है फिर खुलता है, दबता खुलता है, लब डब ऐसी आवाज आती है। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता चल के ब्लड कैपिलरीज दोनों में डिफरेंस अपने याद रखना है। एक तो उनका डायरेक्शन कि कहां से कहां वो फ्लो करते हैं। जो आर्टरीज है वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ के। सिमिलरली वेन जो है, वेन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड कंडक्ट करती हैं सिर्फ एक वेन को छोड़ के। ठीक है, और उन वेल्स का नाम या आर्टरीज का नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी वो काम नहीं करती जो बाकी आर्टरीज करती हैं। सिमिलरली पल्मोनरी वेन वो काम नहीं करती जो बाकी वेन्स काम करती हैं। ठीक है, वेन्स का मैंने आपको बता दिया। जितनी भी वेन्स है उनके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे स्टॉपर्स लगे होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे करके जो लगे होते हैं वॉल्व्स। तो हर वेन के अंदर वॉल्व है ताकि जैसे पैर से ब्लड ऊपर की तरफ आ रहा है हार्ट की तरफ, तो थोड़ा सा झटका लगेगा फिर वो नीचे चले जाएगा, ग्रेविटी के कारण नीचे चला जाएगा। तो उसको बैक फ्लो को बचाने के लिए उसके अंदर क्या लगा, वॉल्व। जैसे ब्लड ऊपर जाता है नीचे दो ढक्कन बंद हो जाते हैं, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं? वॉल्व्स। तो वॉल्व्स किसके अंदर होती है? वेन्स के अंदर, आर्टरीज में नहीं होती हैं। ये अपने याद रखना है, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? देन अगला है हमारा कैपिलरीज। कैपिलरीज मैंने बता दिया जो आपस में जोड़ती हैं दोनों ब्लड वेसल्स को। अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ब्लड। व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है जो बहुत सारे मटेरियल्स को कैरी करता है बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ हार्ट। तो अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यूज का नाम याद रखना आपने। ठीक है, इसका काम क्या? बहुत सारे मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड किसका बना हुआ? प्लाज्मा का। उसके अंदर एक लिक्विड पार्ट जो ब्लड का उसको बोलते हैं प्लाज्मा। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, और सेल्स कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, है ना। तो तीन टाइप के सेल्स उसके अंदर तैर रहे होते हैं एक लिक्विड के अंदर। उस लिक्विड को हम बोलते हैं प्लाज्मा। सिंपल से इतनी ही कंस्ट्रक्शन हमारे ब्लड की। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो मैंने आपको बता दिया पेल कलर्ड, हल्का सा येलोइश कलर का ये लिक्विड होता है, और इसमें मैक्सिमम पार्ट वाटर का होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसके अंदर, सॉल्ट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये मेन मैट्रिक्स है जो ब्लड का प्लेटफॉर्म बनाता है। उसके अंदर सेल्स होते हैं। सेल्स मैंने आपको बताया रेड ब्लड सेल जिनको आरबीसीज बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। इसके अलावा होते हैं प्लेटलेट्स। तो तीन टाइप के सेल्स है जो ब्लड के अंदर होते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो अपने याद रख लेना। इनका रेड कलर क्यों होता है आरबीसी का? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? एक रेड कलर का पिगमेंट है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड होते हैं कलर के अंदर। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो करियर होता है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड सेल की बात हो रही थी, तो ब्लड सेल्स हमारे पास वो तीन टाइप के थे। रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल पे डिफरेंस अपने नोट करना है। रेड ब्लड सेल जो है उनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो करियर होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए वो व्हाइट है। दूसरा, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल की जो लाइफ पीरियड है वो सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। उनकी लाइफ लंबी होती है व्हाइट वालों की, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस होता है, और जितने भी रेड ब्लड सेल्स उनका न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए वो जल्दी मर जाते हैं। हर चौथे महीने उनके वो फिर से बनते हैं, रीजनरेट होते हैं। और क्वांटिटी जो है रेड ब्लड सेल्स की ज्यादा होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी कम होती है। ये चीजें अपने याद रखनी है। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? जब भी हमारी बॉडी में से ब्लड लगता है तो उसको कोएगुलेट कर देते हैं, जमा देते हैं। ये काम होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं कोएगुलेशन वाला। अपने याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोएगुलेशन किसकी वजह से होता है? कौन से ब्लड सेल्स की वजह से? प्लेटलेट्स की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो हमारा अगला टॉपिक है हार्ट जो है वो काम कैसे करता है ना। तो हार्ट कैसे काम करता है वो अपने अच्छे से याद कर लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। हार्ट जो है उसकी फंक्शनिंग तो समझ गया ना कि पंपिंग ऑर्गन है हार्ट। तो हार्ट अगर पंपिंग ऑर्गन है तो कैसे ब्लड को वो पंप करता है? तो डबल सर्कुलेशन, या सिंपल अगर मैं जो अपने हार्ट आमतौर पे पढ़ते हो ये वाला सिस्टम, उसके अंदर क्या होता है? हार्ट जो है वो ब्लड कहाँ भेजता है? बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। बॉडी ऑर्गन्स की जब तरफ जो ब्लड जाता है तो वहां पर जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उनके अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स ने क्या कर रखा होता है? पहले से कार्बन डाइऑक्साइड रखी होती है वहां पर अपना। जब वो लोग रेस्पायर कर लेते हैं, रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बची होती है वो उनके पास होती है, सेल्स के पास। तो जैसे ब्लड यहाँ से वहां जाता है तो वो सारे के सारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देते हैं?
रेड ब्लड सेल्स को, और रेड ब्लड सेल्स वहां पर क्या देता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन से वो लेके वापिस आ जाता है। जाता वो आर्टरीज के थ्रू है, आता वापिस वो वेन्स के थ्रू है, और हार्ट जो है उनको पंप करने का सर्कुलेशन बना के इस सिस्टम को चालू रखता है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है जो मैंने बताया कि हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ और बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब बॉडी सिस्टम से हार्ट की तरफ सर्कुलेशन। क्लियर हो गया? इसी तरीके जो हार्ट है वो लंग्स के साथ भी एक सर्कुलेशन बना के रखते हैं जिसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन चली गई है वो लंग्स की तरफ जाता है, और लंग्स वहां पर जाके, ठीक है, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और फिर उल्टा वहां से ऑक्सीजन डाल के ब्लड को वापस भेज देते हैं। तो लंग्स का काम क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है उस ब्लड को अपनी तरफ लाना और उसमें ऑक्सीजन डालना और उसको फिर आगे हार्ट की तरफ पंप कर देना। तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेंटेन करता है हार्ट और लंग्स मिलके दोनों। तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हार्ट की सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन है, क्योंकि उसके अंदर सिस्टमैटिक वाला भी है और पल्मोनरी सर्कुलेशन भी है। ठीक है, लिम्फ, लिम्फ क्या चीज है, लिम्फ एक और फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है ब्लड के अलावा, और इसके भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, बट इसमें रेड ब्लड सेल नहीं होते, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें इसकी फीचर्स के बारे में और इसकी यूजेस के बारे में, तो जो लिम्फ है हमारा, लिम्फ की खास प्रॉपर्टी क्या है, पहला, एक तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कहां से निकलता है, ब्लड कैपिलरीज में से निकलता है। ठीक है, और ये इंटरसेल्युलर जो स्पेसीज है उनके अंदर आ जाता है, और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इम्यून सिस्टम को बनाए रखना, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये क्या करता है, ये फ्लो करता है टिश्यूज टू द हार्ट, टिश्यू से जहां भी टिश्यू से निकलता है वहां से हार्ट की तरफ करता है, और जर्म्स को मारने का काम करता है। इंपॉर्टेंट टर्म है, इट डिस्ट्रॉयज जर्म्स, अनवांटेड सेल्स को हटा देता है वहां से। ठीक है, ये अपने लिम्फ के बारे में याद रखना है। लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जहां पर ये लिम्फ मौजूद होता है। बॉडी के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, जिनको ग्लैंड्स बोलते हैं, उनके अंदर ये लिम्फ होता है, उनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, तो जैसे एनिमल्स में तो आपने ब्लड देख लिया, हार्ट देख लिया, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट है, बट प्लांट्स में कैसा होगा, प्लांट्स के अंदर जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज, जो किस चीज का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, वो है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन करते हैं प्लांट्स के अंदर। जाइलम का अलग होता है काम, फ्लोएम का अलग काम होता है। जाइलम क्या फ्लो ट्रांसपोर्ट करता है, दो चीजें, वाटर एंड मिनरल, ये आपने याद रखना है। वाटर और मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम। जाइलम खुद किसका बना हुआ, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का बना होता है। इसके अलावा उसके अंदर दो चीजें और होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो देखेंगे तो इसके टोटल मिला के 4 पार्ट्स हो गए, और ये कंडक्ट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है, कहां से कहां कैरी करता है, ये लीफ से बाकी जो बॉडी पार्ट्स है उनकी तरफ कैरी करता है ये वाटर और मिनरल्स को, लीफ से अदर पार्ट्स की तरफ। उसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो भी एक वेस्कुलर टिश्यूज है जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड एंड हॉर्मोन्स। हार्मोन भी ऐड कर लेना इसके अंदर। तो हार्मोन और फूड को कैरी करने वाला कौन है, फ्लोएम। इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ये सारी चीज अपनी याद करनी है। इसको बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। ये चारों पार्ट किसके हैं, हमारे फ्लोएम के। तो जो जितने भी सीव ट्यूब्स है वो उनके अंदर कंडक्टिंग पार्ट है जो कंडक्ट करती है फूड को। ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है, वो रूट से अदर पार्ट तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम का ये पार्ट है कंडक्शन का, फूड एंड हॉर्मोन्स इनको वो कैरी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो फूड का भी बता दिया मैंने, उसको भी बता दिया, ठीक है, सेम है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है नाम से पता चल रहा है आपको, एक्सक्रीट का मतलब, एक्सक्रीशन मतलब बॉडी में से अनवांटेड मटेरियल को निकालना। तो वो प्रोसेस जिससे हम बॉडी के अनवांटेड पार्ट्स प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो बॉडी में अनवांटेड होगा क्या,
तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे जो हम लोग यूरिन है, यूरिन के जो कंपोनेंट्स है वो अनवांटेड है। तो यूरिन जो है वो अनवांटेड चीज है, तो इसका मतलब जो चीज यूरिन के अंदर है वही चीज हमारे लिए अनवांटेड है। ठीक है, उसके अंदर एमोनिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, ये सारी हमारे बॉडी से बाहर आते हैं एक्सक्रीशन के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए अनवांटेड चीज है, वो भी एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर आती है, बट उसमें लंग्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपने याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी एक्सक्रीशन के अंदर, हम चलते हैं भी आगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें मेन पार्ट क्या हमारा, किडनीज। तो किडनी पार्टिसिपेट करती है एक्सक्रीशन के अंदर, तो पेयर ऑफ किडनीज है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद किडनीज के बाद एक छोटी सी ट्यूब है जिसको यूरेटर बोलते हैं, ये किडनी से बाहर की तरफ निकलती है और किसके अंदर जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है। और जब आपको पास करना हो तो यूरिनरी ब्लैडर में से ब्लड बाहर आ जाता है यूरिथ्रा के थ्रू, तो जिस ट्यूब से बाहर की तरफ आता है उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। तब अगर मेन पार्ट की बात करूं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो क्या आएगा, पेयर ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, डायग्राम में इसके दिखाता हूं आपको। किडनी जो है वो बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है इस जगह पे, और इसका काम क्या होता है, एक्सक्रीट करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, और खुद किसका बना होता है, छोटे छोटे सेल्स का बना होता है जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो अगर क्वेश्चन है कि अगर किडनी जो है वो आपका मेन फंक्शनल यूनिट है कि नेफ्रॉन, तो आंसर आएगा नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किस चीज के, किडनी के। तो किडनी को कौन बनाता है, नेफ्रॉन। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में डिफरेंस याद रखना, वो नर्व सेल्स होते हैं, ये किडनी के सेल्स हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है उसके अंदर जो पार्ट्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें उनका जो फिल्टरिंग पार्ट है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ये अपने याद रखना है। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा होता है। ठीक है, और वो जाल कहां से आते हैं, रीनल आर्टरी से, किडनी वाली आर्टरी से आता है। ठीक है, आर्टरी जो है ये ब्लड को कहां लेके जाती है, उस फिल्टरिंग पार्ट के अंदर, वहां से वो फिल्टर होता है ब्लड फिर। ठीक है, अच्छा, नीचे एक गोल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वोमेन्स कैप्सूल। तो वोमेन कैप्सूल में जाता है फिर ये। ठीक है, मैं आपको शीश की वो दिखाता हूँ। तो ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनको अपने याद रखना है। इसके अंदर देखो ये रहा नेफ्रॉन का डायग्राम बना हुआ है। नेफ्रॉन के अंदर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ना, बहुत सारे यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, ये पूरा जो सिस्टम इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ग्लोमेरुलस के साथ अपने याद रखना है वोमेन कैप्सूल, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है कप शाइप शेप, इसको हम क्या बोलते हैं, वोमेन कैप्सूल। तो इसके अंदर ये जो आर्टरीज का गुच्छा बना हुआ, ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस। तो ब्लड क्या आता है यहाँ से, इस आर्टरी से ब्लड यहाँ के अंदर आएगा और यहाँ से फिल्टर होके इसके अंदर जाएगा। ये जो आपको यू टाइप का सेक्शन दिख रहा है, यूट्यूब टाइप की चीज दिख रही है, इसके अंदर जाएगा ब्लड, यहाँ से नीचे आता है फिर वहां से ऊपर जाता है, उसी हिसाब से इसके दो नाम होते हैं। ठीक है, प्रोक्सिमल ट्यूब याद रखनी है आपने, दूसरी डिस्टल ट्यूब याद रखनी है। दो चीज, जो बिल्कुल पास में है उसको प्रोक्सिमल बोलेंगे, जो दूर है उसको बोलेंगे डिस्टल। ठीक है, जब यहाँ से फिल्टर हो जाता है ब्लड सारे का सारा, और वो फिर कहाँ चले जाता है, एक कलेक्टिंग ट्यूब है वहां चला जाता है, वहां से फिर वो बाहर की तरफ पास हो जाता है, ब्लैडर की तरफ चला जाता है जहां ये स्टोर हो जाता है। तो ये मेन पार्ट है जो अपने याद रखने, ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल, फिल्टरिंग का काम और कलेक्शन करता है प्योर ब्लड की। एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके जो अपने याद रखने। तो नेफ्रॉन हमारी किडनी की यूनिट है। यूरिन कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, डायलिसिस एक टर्म है जो अपने याद रखनी है, कि जिनकी किडनीज दोनों फेल हो जाती हैं उनके अंदर, इसका मतलब वेस्ट प्रोडक्ट कौन निकालता होगा, फिर आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू उनके अंदर क्या करते हैं हम लोग, ब्लड निकालते हैं और नया ब्लड देते हैं। मतलब उसके अंदर जो है किडनी जो है वो आर्टिफिशियल एक टाइप का हमारे पास मशीन होती है जो काम करती है डायलिसिस का। तो डायलिसिस के अंदर पूरे का पूरा ब्लड जो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है और बहुत मुश्किल काम होता है ये, बट सरवाइव कर सकता है इंसान बिना किडनी के भी, अगर डायलिसिस होता रहे। ठीक है, अगर एक किडनी भी हो तो काम चल जाता है। किडनी फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक अल्कोहल होता है। ठीक है, ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने से किडनीज फेल हो जाती है। तो किडनी हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अगर नहीं होगी तो हमारे शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो आपका लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है ये खत्म हो गया। इसके अंदर चारों लाइफ प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से आपने करना है, स्पेशली न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ।